मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्वेशंस को या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में पढ़ा था। और रासायनिक समीकरण मैंने आपको संतुलित करने के लिए भी दे रखी है। आप उसको होमवर्क में जितनी भी मैंने इक्वेशंस दी थी आपको, आप उनको करके देखिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उसको करके देखिए। आप उसको इक्वेशंस को बैलेंस करके देखेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट जो इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस को जो हमने बैलेंस किया था, जिसको बैलेंस करने की हमारी मेथड जो थी वो मेथड थी हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हमने कहा अनुमान विधि। उसके द्वारा हमने अनुमान विधि के द्वारा या हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हमने इक्वेशन को बैलेंस किया था। अब कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है या कुछ समीकरण ऐसी होती है जो कि आसानी से बैलेंस नहीं होती है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती है। अब उन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए या जटिल समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उन जटिल समीकरणों को संतुलित करने के लिए हमें एक विधि अपनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्या कहते हैं? पार्शियल इक्वेशन मेथड, या जिसको कहते हैं आंशिक समीकरण विधि। क्या कहते हैं? आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? आंशिक समीकरण विधि में जो है एक से अधिक जो है, ऐसा माना जाता है कि जब कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस रिएक्शंस को ऐसा माना जाता है कि वो एक से अधिक स्टेप्स में या एक से अधिक पदों में जो है हो सकती है। अब वो एक से अधिक पदों में कैसे हो सकती है? क्या उसके अभिकर्मक और जो है अभिकारक और उत्पाद जो है उसी तरह से बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। उसके जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसी कंडीशंस में बनते हैं, उसी तरह से बनते हैं। और वो अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप्स में पूरी हो सकती है, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब इन स्टेप्स में क्या करते हैं? अलग अलग स्टेप्स में सबको जो है जितनी भी इक्वेशंस जो होती है हमारी सिंपल इक्वेशंस, उनको हम क्या करते हैं? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में उन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? अगर जरूरत होगी तो अकॉर्डिंग जो है जो जिस रिक्वायर उसके अकॉर्डिंग या आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं कि उन समीकरणों को किसी पूर्णांक संख्या से, ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5 कोई भी पूर्णांक संख्या या होल नंबर से जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, और उसके बाद में उन सबको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, और फिर जितने भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में क्रॉस हो रहे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। और इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो अब देखिए, आंशिक समीकरण या रासायनिक जो है आंशिक समीकरण या पार्शियल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, मैंने इक्वेशन लिखी है Cl2 प्लस H2O एरो HCl प्लस SOCl। मतलब जब क्लोरीन H2O पानी से क्रिया कर रहा है तो HCl बना रहा है, HOCl हाइपोक्लोराइड बना रहा है। ठीक है, जब ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? NaOH जो है रिएक्ट कर रहा है किससे? HCl से, और ये HCl NaCl बना रहा है और H2O बना रहा है। अब थर्ड रिएक्शन हो रही है हमारी NaOH प्लस HOCl प्लस NaOCl और H2O बना रहा है। अब आप इसमें चीज देखिए, इसमें एक चीज नोट करिए आप। अब आप इसमें एक चीज नोट करिए, आप देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, और वही उत्पाद जो है या प्रोडक्ट का कर रहा है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना है, यही आकर क्या काम कर रहा है? रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है वही रिएक्टेंट के रूप में अगली रिएक्शन में क्या आ रहा है? काम कर रहा है, यूज कर रहा है। मतलब ये रिएक्शन पूरी एक जैसी रिएक्शन है, और ये कितने स्टेप्स में हो रही है? एक से अधिक पदों में जो कि ये रिएक्शन हो रही है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट वाली ये बैलेंस होती है क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल से, यहाँ क्लोरीन 1 और ये 2 बराबर है, H2O के 2, ये 1 और ये 2 बराबर है, ऑक्सीजन 1 बराबर, मतलब फर्स्ट रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है।
सेकंड को देखिए Na, यहाँ भी Na, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, ये क्लोरीन 1, ये भी बैलेंस है। अब थर्ड रिएक्शन देखिए, Na, ये O 1 और ये 2, ये 1 और 2, फिर हाइड्रोजन 1 1 2, ये 2, क्लोरीन 1, ये क्लोरीन 1। अब इसमें सारी रिएक्शंस तो बैलेंस है। अब इसको पार्शियल क्यों कहा है? क्योंकि एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों रिएक्शंस लिखी हमने। अब तीनों रिएक्शंस को हमको कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि हमको उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो यहाँ है, एक रिएक्टेंट यहाँ है, एक ही प्रोडक्ट तो यहाँ बना हुआ, एक रिएक्टेंट यहाँ है, एक रिएक्टेंट यहाँ है, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि जो हमको आपस में कैंसिल करने में दिक्कत आए, आसानी से इसी रूप में वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करने की इसी रिएक्शन में जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, HCl प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट आपस में कैंसिल हो गए, जैसे आप मैथ्स में प्लस माइनस कैंसिल करते हो ना, इसी तरह से ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब और कुछ देखिए, आप कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट देखिए Cl2, हमने लिख दिया Cl2 प्लस यहाँ पर और कुछ है नहीं है, H2 प्लस एक NaOH है, एक ये कितने हुए, 1 और 1 2, तो हमने लिख दिया 2NaOH, एरो लगाया। अब देखिए उसके बाद में क्या है, NaCl प्लस एक 1H2 है, 1H2 है, क्या हो गया, NaOCl प्लस 2H2। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, बराबर हो गई, है ना। हमारी पहली अभिक्रिया थी, क्लोरीन पानी से क्रिया कर रहा है, इस एयर और हाइड्रोक्लोरस हम लोग बना रहा है, ठीक है। ये NaOH रिएक्शन कर रहा है HCl से, NaCl और H2O बना रहा है, फिर NaOH फिर रिएक्ट कर रहा है किससे, ये हाइपोक्लोराइड से, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड बना रहा है और H2O बना रहा है। अब इसमें देखिए आपकी जब हमारी एक रिएक्शन हुई तो जो चीज हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट हो गई, मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बनाया था और उत्पाद से जो वापस अभिकारक के रूप में बदल गया, उनको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। और इस तरह से कैंसिल करके हम जो है उन सारे रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस तरह से जोड़ने पर क्या होगा, एक नई रिएक्शन हमको प्राप्त हो गई। जो नई रिएक्शन हमको प्राप्त हुई है वो पूरी दोनों ये तीनों रिएक्शंस को ज्वाइन करके हमने लिखी है, जोड़ कर लिखी है। आप देख लो, ये क्लोरीन, ये पानी का एक अणु, मतलब जितने जो, और एक बात याद रखना कि जितने रिएक्टेंट के रूप में, अभिकारक के रूप में, वो अभिकारक की जगह आएंगे, और जितने प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में है वो एरो के इस साइड में, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के रूप में ही आएंगे। देखिए तो दोनों चीजें हम जोड़ रहे थे, 1 और 1 2, हमने 2 NaOH कर दिया, ये H2 सिंपल था। यहाँ पर देखो NaCl, अब मैंने NaOCl इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर पहले लिख दो, ये H2 को दोनों को जोड़कर बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने आगे पीछे लिख लिया। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब एक रिएक्शन में आपको और समझाती हूँ, देखिए आगे। अब हमारे देखिए एक रिएक्शन है Cu प्लस HNO3, मतलब कॉपर नाइट्रेट अम्ल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का वोल्टाइज प्लस H, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है हमारी HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा है, H2O प्लस NO। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहली रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, अब इसको देखते हैं। कॉपर 1, ये कॉपर 1, हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ भी 1, नाइट्रोजन यहाँ 2 मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन से कितने मॉलिक्यूल है, एक अणु है ना, ये 2 इसके आगे लगा दिया। हम सबसे पहले तो बैलेंस भी करेंगे हम, है ना, अनुमान विधि से पहले बैलेंस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 हो गए, यहाँ भी 3 2 6 हो गए। अब क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, अब यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इसके आगे हम 2 बैलेंस हो गए। देखिए कॉपर 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ये नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन 3 2 6, ये 3 2 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस तरह से बैलेंस हो रही है। फिर दूसरी रिएक्शन देखिए, यहाँ पर एक 1 हाइड्रोजन और 1 2, ये 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, वहां भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 और 1 2 है। अब हम क्या करें कि ये जो है बैलेंस हो जाए, हम कुछ भी करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो चेंज तो हो गई होगा। अगर हम इस
हम क्या करते हैं, वो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हम इसको करते हैं हाइड्रोजन तो बैलेंस, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हमने 2 लगाया तो 2 और 1 कितना हो गया, ऑक्सीजन 3। ये 2 और 1 3 हो गया है ना, 3 लिखा ऑलरेडी, ऑक्सीजन 3 है। फिर हाइड्रोजन देखिए, इससे क्या डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुई, नाइट्रोजन बनी हुई है, तो नाइट्रोजन तो एज इट इज लिखी हुई है ना, इसीलिए हमने हाइड्रोजन को किया, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन ये क्या है, सिंगल फॉर्म में, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2 2 4 और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 है, अगर हम इसके आगे 3 लगाते तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको क्या करा, बैलेंस कर लिया है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, नाइट्रोजन देखिए कितने हो रहे हैं, नाइट्रोजन सिंगल है 1 है, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स तो ये और 1 है, 3 मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एक चीज कि हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहाँ बढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ 2H3 ऐसा कोई सा मॉलिक्यूल जो हमारा रिएक्टेंट हो, उधर जाके प्रोडक्ट में बना हो, प्रोडक्ट हो रिएक्टेंट, सिर्फ कौन सी चीजें हुई है, इधर H3 इधर H3, कॉपर ये ऐड होंगे, यहाँ कॉपर नाइट्रेट H2 इधर है ही, NO देखिए इधर भी नहीं है क्रॉस में। अब क्या है ये 2H और इधर भी 3H, हम क्या करें, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस पूरे ऊपर की रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करें और इस नीचे की रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हाइड्रोजन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जब हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आसानी से सॉल्व करेंगे तो किस तरह से, पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रिएक्शन का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3Cu, ठीक है, प्लस 2 और 3 2 6 HNO3, फिर 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 6H, ये हमारी रिएक्शन बनी है। सेकेंड रिएक्शन देखिए 2HNO3 प्लस 6H3 प्लस 6, ये होगा 2 और 2 2 into 2 4H2O प्लस 2H। अब आप देखिए इसमें से कौन सी चीज है जो कॉमन आ रही है, सिर्फ 6H, ये 6H से 6H हमने काट दिया, ठीक है। जब 6H से 6H कैंसिल हो गया, अब सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एडिशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3Cu, ये हमने लिख दिया 3Cu प्लस 6HNO3 और 2, 6 और 2 8, मतलब 6 और 2 8, क्या बन जाएगा HNO3। अब देखिए वो तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 3 हो गए, जुड़ गए ना। अब 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 6 तो कट गया है, 4H2O 2NO प्लस 4H2O, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करा है। पहले दोनों रिएक्शंस को देखा, सिंगल सिंगल जो हीट एंड ट्रायल विधि से दोनों रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है, अनुमान विधि से दोनों अलग अलग रिएक्शन को बैलेंस किया। फिर जो हमको ऐसा जो लग रहा था कि वही प्रोडक्ट बन रहा और वही रिएक्टेंट के रूप में काम आ रहा था और वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने उतनी ही अपोजिट डिजिट से उसको क्या करा, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर अपोजिट से इसलिए करा कि दोनों में अगर अपोजिट करेंगे तो सेम आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 का 6 और 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 का भी 6, इसलिए हमने दोनों में अपोजिट उससे मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और फिर हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को या रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है, या उसकी जो विधि है हीट एंड ट्रायल विधि और ट्रायल प्रोसेस, या जिसको हम कहते हैं अनुमान विधि, और दूसरी जो है हमारी आंशिक समीकरण विधि या जिसको हम पार्शियल इक्वेशन मेथड कहते हैं, इसके बारे में आपको समझा चुकी हूँ। इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। कि हीट एंड ट्रायल मेथड हम बहुत कम हमारी कई कई रिएक्शंस में देखने को मिलेगी, खासकर जब कॉपर की रिएक्शन होती है तो उस समय ये जो है यूज में आती है। आगे की जब आप उसमें पढ़ेंगे
तो चैप्टर्स में, तो उसमें जब कॉपर की प्रोसेस आएगी, जब उसके निष्कर्षण की जब प्रोसेस आएगी, तो उस समय हम इसको जो है सब्लिमेशन की जब प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे आंशिक समीकरण विधि को। अब जो है हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारे जो है परसेंटेज निकालना, शक्ति निकालना, वो विलियन की प्रतिशत मात्रा वगैरह सब निकालना, मोलरता वगैरह निकालना, इससे संबंधित होगा। पर इन सबको पढ़ने से पहले हमको कुछ सिंपल से जनरल से टर्मिनोलॉजी याद करनी होगी या जाननी होगी। वो क्या है? तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो वो बात है सॉल्यूशन, इसकी विलियन या सॉल्यूशन। नाम सुना है आपने सबने, विलियन या सॉल्यूशन। अभी तक कई क्लासेस में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं विलियन विलियन विलियन। अब विलियन या सॉल्यूशन होता क्या है? तो विलियन या सॉल्यूशन क्या होता है? जनरली आपने विलियन या सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने सपोज करो एक जनरल सी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या जनरल सा एक वे देखते हैं। हमने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें 1 गिलास पानी में हमने 1 चम्मच जो है शक्कर को लिया और शक्कर को क्या करा? घोला, डिजोल्व किया। तो क्या हो जाएगा? जनरली हम देखते हैं कि शक्कर जो है पानी में डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व होकर जो है एक प्योर जो है सब्सटेंस बनाती है, सॉल्यूशन बनाती है। वही क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब हमने 1 गिलास पानी में अगर 1 चम्मच जो है शक्कर को डालकर घोला और उसके घोलने के बाद में जो हमारा विलियन बना, वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे नॉर्मली हम चाय कॉफी देखते हैं घर में, वो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग और भी कोई सी चीजें देखें, शरबत देखें तो भी एक क्या है? सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं। अब सॉल्यूशन जब हुआ तो सॉल्यूशन में 2 चीजें थी। हमने 2 चीजों को घोला था, एक नमक था, एक पानी था। नमक भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक हमने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें हमने 1 चम्मच क्या डाला था? शक्कर को डाला था। 2 चीजें हमने डाली है, एक जो है सॉलिड थी और दूसरी लिक्विड थी, ठीक है। सॉलिड लिक्विड से कोई मतलब नहीं है हम, पर हमारा एक अनुमान है कि एक की मात्रा हमने कम डाली थी और दूसरे की मात्रा हमने क्या करी थी? ज्यादा डाली थी। मतलब एक क्वांटिटी में कम था और दूसरा क्वांटिटी में हाई था, ज्यादा था, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी कम थी, अगर हम माने कि जिसकी क्वांटिटी हमने कम डाली, जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया तो पानी की क्वांटिटी क्या हो गई? हमारी ज्यादा है। और 1 चम्मच हमने क्या डाली थी? शुगर या शक्कर डाली थी। जब 1 चम्मच हमने शुगर को उसमें ऐड किया था तो शुगर जो है वो हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और जो 1 गिलास वाटर था वो हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया है कि जो हमारा सॉल्यूट, जिसको हम कहेंगे विलय, विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है? सॉल्यूशन में कम रहती है। और दूसरा होता है सॉल्वेंट या जिसको हम कहते हैं विलायक, विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है? सॉल्यूशन में ज्यादा होती है। तो विलय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है? विलियन बनता है। या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जब मिलाया जाता है तो दोनों आपस में जब डिजोल्व हो जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। अब विलियन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी जो है आपने देखा होगा कि एक विलियन सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। जैसे हमने शुगर और जो है किसका एग्जाम्पल दिया? शुगर और वाटर का एग्जाम्पल दिया, या पानी और शक्कर का एग्जाम्पल दिया। तो एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, तो भी हमारा क्या होगा? सॉलिड लिक्विड के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन बन गया। अब आपने देखा होगा लिक्विड लिक्विड का भी सॉल्यूशन बनता है। तो भैया लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन क्या बनता है? क्यों? अगर आपने जैसे देखा होगा कि दूध में पानी मिला देते हैं तो भी वो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। फिर जो है सॉल्यूशन हमारा जो है लिक्विड गैस का भी हो सकता है। अब लिक्विड गैस का कैसे हो सकता है? तो लिक्विड और गैस का आप देखिए कि जितने भी थम्स अप, कोका कोला आते हैं उनमें लिक्विड रहता है, शक्कर का पानी रहता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया होता है। तो ये क्या हो गया? लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशंस के जो है अलग अलग टाइप हो सकते हैं कि कितने, लेकिन वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, हायर क्लासेस में, कि कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हम नॉर्मली जहाँ पढ़ेंगे वो सब सॉल्यूशंस के सिर्फ टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ जो है छोटी सी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, जिसको कहें हम गणनाएं, जो कैलकुलेशंस करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, वही को हम उसी को हम जो है इस आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं
और सॉलिड किसे कहते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आ रही है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह होता है जो कि किसी भी चीज में डिसॉल्व हो, चाहे पानी हो चाहे किसी अदर सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस में वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है और उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है, लो होती है। ठीक है, जबकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा मात्रा में होगी, हायर क्वांटिटी में होगा सॉल्वेंट, और वो जो है सॉल्यूट में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट क्या करता है, पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, दोनों का जो बना हुआ मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मतलब विलय क्या होता है, विलय की मात्रा हमेशा कम होती है, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, और विलायक जो है विलायक में जितने भी पदार्थ होते हैं, विलय पदार्थ वो आसानी से घुल जाते हैं। विलय और विलायक मिलकर किसका, विलयन का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम आज इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।